Hello friends, my name is Rahul and I'm going to cover Hibernate tutorial series. So guys, in previous video we have covered how to store data in Hibernate using session save method. सेम मेथड से आप डाटा कैसे स्टोर करोगे, सेव और अपडेट से कैसे करोगे, आप अपना डाटा डिलीट कैसे करोगे एंड अपडेट कैसे करोगे. तो गाइस अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट लर्न करने जा रहे हैं हाइबरनेट का, जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, दैट इज हाइबरनेट क्यूरी लैंग्वेज. ये हाइबरनेट की अपनी लैंग्वेज है, ये किसी भी डेटाबेस के ऊपर डिपेंड नहीं करती. बिकॉज अभी तक हमने जितने भी डाटाबेस स्टडी किए होंगे आपने, फॉर एग्जांपल एम एस एक्सेस, माई सिक्वल, ओरेकल, तो सभी में कॉमन लैंग्वेज यूज होती है सिक्वल, स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज. तो हाइबरनेट की अपनी ही लैंग्वेज है हाइबरनेट क्यूरी लैंग्वेज. इंटरनली ये भी सिक्वल ही यूज करता है, क्योंकि हाइबरनेट क्यूरी लैंग्वेज क्लासेस के ऊपर वर्क करती हैं, बोजो क्लासेस के ऊपर ऑब्जेक्ट के ऊपर वर्क करती हैं, लेकिन वो ऑब्जेक्ट इंटरनली सिक्वल में कन्वर्ट हो जाते हैं. अब हाइबरनेट क्यूरी लैंग्वेज का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है क्योंकि ये सेल्फ डिपेंडेंट है, राइट. सेल्फ मेड है, ये किसी भी डेटाबेस के ऊपर डिपेंडेंट नहीं करती. कल को आप अपना डेटाबेस चेंज करते हो, मान लो माई सिक्वल की जगह आप ओरेकल को कनेक्ट करते हो, ओरेकल की जगह आप साइबेस को कनेक्ट करते हो, तो हाइबरनेट क्यूरी लैंग्वेज का सिंटेक्स चेंज नहीं होगा. क्यों? क्योंकि ये हाइबरनेट की अपनी लैंग्वेज है. अदरवाइज क्या होता है कि सिक्वल का सिंटेक्स चेंज होता है, ओरेकल में डिफरेंट होता है, माई सिक्वल में अलग होता है, राइट. तो वहां पर कोडिंग काफी कॉम्प्लेक्स हो जाती है अगर आप डेटाबेस को चेंज करते हो. तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज है हाइबरनेट का. सो लेट्स स्टार्ट. व्हाट इज हाइबरनेट क्यूरी लैंग्वेज? हाइबरनेट क्यूरी लैंग्वेज इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्यूरी लैंग्वेज सिमिलर टू सिक्वल. ये सिक्वल जैसी है, लेकिन ये हाइबरनेट क्यूरी लैंग्वेज जो जावा प्रोग्रामर है उनको बहुत इजीली अंडरस्टैंड हो जाती है. बट इंस्टेड ऑफ ऑपरेटिंग ऑन टेबल एंड कॉलम, आपने टेबल और कॉलम के ऊपर काम नहीं करना, बिकॉज एचक्यूएल वर्क विद परसिस्टेंट ऑब्जेक्ट एंड देयर प्रॉपर्टी. ये परसिस्टेंट ऑब्जेक्ट और प्रॉपर्टी के ऊपर वर्क करती हैं. अब ये परसिस्टेंट ऑब्जेक्ट कौन से हुए? जो आप पोजो क्लासेस बनाते हो. अब पोजो क्लास के अंदर जो आप एट्रीब्यूट डिफाइन करते हो वो उसकी क्या हुई? प्रॉपर्टीज हुई. ओके. सो एचक्यूएल क्यूरी आर ट्रांसलेटेड बाय हाइबरनेट इनटू कन्वेंशनल सिक्वल क्यूरी. आप एचक्यूएल की फंक्शन तो यूज करोगे सेशन का, फॉर एग्जांपल सेव, सेव और अपडेट, लेकिन इंटरनली वो सिक्वल में कन्वर्ट होते हैं. इंटरनली सिक्वल की क्यूरीज फायर होती हैं जो हमें दिखाई नहीं देती. सो विच इज इन टर्न परफॉर्म एक्शन ऑन डेटाबेस. बट एचक्यूएल क्या करता है? हमारा काम बहुत इजी कर देता है, क्योंकि हम ऑपरेशन ऑब्जेक्ट के ऊपर परफॉर्म करते हैं. फॉर एग्जांपल अगर हमने डाटा सेव करना है तो जस्ट हमने सिंगल फंक्शन यूज करना है, सेशन डॉट सेव ऑब्जेक्ट, आपका सारा का सारा डाटा सेव हो जाएगा. Although you can SQL statement directly with Hibernate using native SQL, आप SQL भी यूज कर सकते हो अगर आप कोई रिक्वायरमेंट है, लेकिन हम अवॉइड ही करते हैं. हम ज्यादातर हाइबरनेट की अपनी लैंग्वेज को ही यूज करते हैं. बट आई वुड रेकमेंड टू यूज एचक्यूएल वेन एवर पॉसिबल टू अवॉइड डेटाबेस पोर्टेबिलिटी, राइट. अब पोर्टेबिलिटी क्या है? कल को आपने डेटाबेस चेंज करना है तो हम इसलिए हम क्या करते हैं? हाइबरनेट क्यूरी को ही यूज करते हैं, क्योंकि इसका सिंटेक्स चेंज होगा नहीं. तो किसी भी डेटाबेस के साथ आप कनेक्टिविटी कर सकते हैं और आपका प्रोजेक्ट या एप्लीकेशन क्या रहेगी? पोर्टेबल रहेगी, इंडिपेंडेंट रहेगी. सो लेट्स स्टार्ट. तो गाइस अब थोड़ा सा कंपैरिजन कर लेते हैं, या ये भी जान लेते हैं कि एचक्यूएल में कौन कौन से फीचर्स हैं, राइट. अब जो एचक्यूएल है, हाइबरनेट क्यूरी लैंग्वेज, इज सिमिलर टू सिक्वल एंड आल्सो केस सेंसिटिव. तो एचक्यूएल बिल्कुल सेम है सिक्वल के जैसे, और ये केस सेंसिटिव भी है. जो क्लास का नाम है वही नाम रखना है, जो प्रॉपर्टीज का नाम है स्मॉल एंड कैपिटल लेटर में वैसे ही लिखना है. ओके. सो एचक्यूएल एंड सिक्वल बोथ फायर क्यूरीज इन डाटाबेस, दोनों ही क्यूरीज को फायर करते हैं, क्यूरी को रन करते हैं. बट एक डिफरेंस है. इन द केस ऑफ एचक्यूएल, क्यूरीज आर इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट. जो क्यूरीज होंगी वो ऑब्जेक्ट की फॉर्म में होगी, पोजो क्लास की फॉर्म में. डेटा ट्रांसलेटेड टू सिक्वल क्यूरी इन दी टारगेट डेटाबेस. इंटरनली वो ऑब्जेक्ट सिक्वल क्यूरी में ट्रांसलेट हो जाते हैं, जो हमें दिखाई नहीं देती. वो ड्यूटी होती है हाइबरनेट की. सिक्वल वर्क विद टेबल एंड कॉलम. जब हम स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज करते थे वो किसके ऊपर वर्क करती थी? जो आपने टेबल बनाए हैं, टेबल के अंदर कॉलम बनाए हैं, उसके ऊपर डेटा को मैनिपुलेट करती थी. बट एचक्यूएल वर्क विद क्लासेस एंड देयर प्रॉपर्टी एंड फाइनली वी मैप टू टेबल स्ट्रक्चर. हम किसके ऊपर वर्क करते हैं एचक्यूएल के साथ? क्लासेस एंड उसकी प्रॉपर्टी, क्योंकि क्लासेस को हमने मैप किया होता है टेबल के साथ. जो हम मैपिंग फाइल बनाते हैं उसका क्या काम होता है? उसका यही काम होता है कि आपकी जो क्लास है, जो फाइल उसकी प्रॉपर्टी है, उसको हम मैप कर रहे होते हैं डेटाबेस के टेबल के साथ.
सो एचक्यूएल के अपने भी कुछ कॉन्सेप्ट हैं जो स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज के पास नहीं होते, लाइक एचक्यूएल सपोर्ट कॉन्सेप्ट लाइक पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस, एसोसिएशन। ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एचक्यूएल के जो सपोर्ट करता है और इन फीचर को आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं। सो इट इज ए पावरफुल एंड इजी टू लर्न लैंग्वेज दैट मेक SQL ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एंड SQL lets you modify data through insert, update and delete query। जब आप SQL यूज करते थे तो आप इन कमांड का यूज करते थे कि अगर insert, update, delete, right? But you can add table, procedure और view to your database। The permission on these can be changed। तो guys ये concept था आपका HQL का कि HQL के कौन कौन से concept होते हैं। HQL वर्क करता है आपकी क्लासेस, ऑब्जेक्ट और उसकी प्रॉपर्टीज के ऊपर, एंड इसके कुछ अपने भी कॉन्सेप्ट हैं लाइक पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस एंड एसोसिएशन। अब एचक्यूएल को यूज कैसे करना है हम उसको थ्योरेटिकल भी अंडरस्टैंड करेंगे और प्रैक्टिकली भी अंडरस्टैंड करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो गाइस हमने पहले भी डिस्कस किया था कि सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है, डाटाबेस इंडिपेंडेंट। ये किसी भी डाटाबेस के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है क्योंकि एचक्यूएल की अपनी लैंग्वेज है जो किसी भी डाटाबेस के साथ रन हो जाती है। सपोर्ट पॉलीमॉर्फिक क्वेरी एंड इजी टू लर्न फॉर जावा प्रोग्रामर। जो जावा प्रोग्रामर होते हैं वो इसे बहुत इजीली अंडरस्टैंड कर लेते हैं। एंड जब आप एचक्यूएल यूज करोगे तो उसमें कुछ क्लाउजेस यूज होती हैं, कुछ कीवर्ड्स यूज होते हैं लाइक सिलेक्ट, फ्रॉम, वेयर आर नॉट केस सेंसिटिव। आप ये केस सेंसिटिव नहीं होते, आप इसको स्मॉल लेटर्स में भी लिख सकते हैं। बट जो क्लास की प्रॉपर्टीज होती हैं जैसे प्रॉपर्टीज लाइक टेबल, कॉलम नेम, ये केस सेंसिटिव होते हैं। जैसे क्लास में आपने मेंशन किया है वैसे ही आपको यूज करना पड़ेगा। अब गाइस जब आपने एचक्यूएल करना है तो आपको क्यूरी इंटरफेस के बारे में नॉलेज होना चाहिए। जब आप एचक्यूएल क्यूरी इंटरफेस के साथ आपको ऑपरेट कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल ये किस पैकेज को बिलोंग करती है? क्यूरी इज एन इंटरफेस दैट प्रेजेंट इनसाइड org.hibernate पैकेज। अब क्यूरी को यूज कैसे करना है, क्यूरी का ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट होता है, सेशन का आपको एक मेथड यूज करना होता है, क्रिएट क्यूरी मेथड। सो अ क्यूरी इंस्टांस, क्यूरी का ऑब्जेक्ट या इंस्टांस बोल सकते हो आप, इज ऑब्टेन्ड बाय कॉलिंग session.create query मेथड। एंड इसके कुछ अपने भी मेथड होते हैं। फॉर एग्जांपल दिस इंटरफेस एक्सपोजेस सम एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी बियॉन्ड दैट प्रोवाइडेड बाय session.iterate एंड session.find। ओके अब इसके कुछ मेथड होते हैं क्यूरी के। सबसे पहले से हम ये सर्च करेंगे या ये ट्राई करेंगे लर्न करने की इसका ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट होता है। सबसे लास्ट लाइन में देखिएगा इस क्यूरी, ये उसका ऑब्जेक्ट है स्मॉल लेटर्स में, और सेशन का हमने कौन सा मेथड यूज किया, क्रिएट क्यूरी। तो इस मेथड से क्या होगा, क्यूरी का ऑब्जेक्ट इनिशिएट हो जाएगा। बट क्यूरी के पास अपने कौन कौन से मेथड है वो हम डिस्कस करते हैं। ओके ये देखिएगा इस, इट इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाइबरनेट क्यूरी एंड ऑब्जेक्ट ऑफ क्यूरी कैन बी ऑब्टेन्ड बाय कॉलिंग क्रिएट क्यूरी मेथड। जब क्यूरी का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाता है देन उसके पास कुछ अपने मेथड हैं लाइक एग्जीक्यूट अपडेट, लिस्ट, सेट फर्स्ट रिजल्ट, सेट मैक्सिमम रिजल्ट, सेट पैरामीटर, राइट। अब एग्जीक्यूट अपडेट सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है। अगर आपने डाटा डिलीट करना है या अपडेट करना है तो आप एग्जीक्यूट अपडेट यूज करोगे। एग्जीक्यूट अपडेट रिटर्न करता है इंटीजर टाइप का। मान लो आपने 2 रिकॉर्ड अपडेट किया तो ये 2 रिटर्न करेगा, 1 किया तो 1 करेगा। इज यूज टू एग्जीक्यूट अपडेट और डिलीट क्यूरी। अब लिस्ट क्या है कि अगर आपने किसी टेबल में से डाटा फेच करना है तो फेच आप कैसे करोगे, आप इसका लिस्ट मेथड यूज करोगे। लिस्ट कलेक्शन होती है, इंटरफेस है ये भी, तो लिस्ट की फॉर्म में सारा डाटा आपके पास आ जाएगा जिसको आप 1 बाय 1 एक्सट्रैक्ट करके प्रिंट करोगे। तो गाइस नेक्स्ट आपके पास 2 मेथड है, सेट फर्स्ट रिजल्ट एंड सेट मैक्सिमम रिजल्ट। इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें आपने रो नंबर स्पेसिफाई करना है। स्पेसिफाई द रो नंबर फ्रॉम वेयर रिकॉर्ड विल बी रिट्रीव्ड। अगर आप डाटाबेस में से डाटा निकालना चाहते हैं, मान लो एक टेबल में 50 रिकॉर्ड्स हैं, आप पहले 5 ही निकालना चाहते हो, तो आप क्या लिखोगे, फर्स्ट रिजल्ट आप 1 लिख दोगे, मैक्सिमम रिजल्ट आप 5 लिख दोगे। तो पहले 5 रिकॉर्ड्स निकल जाएंगे, डाटाबेस में से फेच हो जाएंगे। इसी तरह सेट पैरामीटर क्या है, सेट पैरामीटर बेसिकली बाइंडिंग होती है, नेम पैरामीटर बाइंडिंग, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। अगर आपने रन टाइम पे वैल्यू को अपडेट करना है, डिलीट करना है, तो इस पैरामीटर का आप यूज करते हैं। इसको हम जब प्रैक्टिकली करेंगे देन इट विल बी अंडरस्टैंड। बेसिकली देयर आर 2 टाइप्स ऑफ बाइंडिंग जो पैरामीटर की होती है, नेम बाइंडिंग एंड पोजिशनल पैरामीटर बाइंडिंग, जो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो गाइस लेट्स लुक एट क्रूड ऑपरेशन। लास्ट वीडियो में हमने क्रूड ऑपरेशन किए थे लेकिन वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ थे। अब यहां पर हम क्या यूज करेंगे, एचक्यूएल।
यू विल यूज फ्रॉम क्लाउज इफ यू वांट टू लोड कंप्लीट परसिस्टेंट ऑब्जेक्ट। अगर आपने पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट लोड करना है तो ना आप फ्रॉम यूज करोगे। अब कैसे यूज करेंगे, लेट्स सी। हमने लिखा स्ट्रिंग एचक्यूएल, एक वेरिएबल डिफाइन किया फ्रॉम एम्प्लॉय। अब ये एम्प्लॉय क्या है, ये आपकी पोजो क्लास का नाम है। ओके, जैसे कैपिटल लेटर में एम्प्लॉय लिखा हुआ है वैसे ही पोजो क्लास का लिखा होगा और सेम नेम देना है आपने। तो ये आपकी क्यूरी होगी एचक्यूएल फ्रॉम एम्प्लॉय। ओके, क्योंकि एचक्यूएल किसके ऊपर वर्क करती है, आपकी क्लासेस एंड प्रॉपर्टी के ऊपर। देन आपने सेशन का मेथड यूज किया क्रिएट क्यूरी एंड इसमें ये एचक्यूएल डाल दिया, ये स्ट्रिंग डाल दिया जो हमने क्यूरी यहाँ पर बनाई थी। अब क्यूरी का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा सेशन के क्रिएट क्यूरी मेथड से। अब डाटा फेच करना है तो डाटा फेच करने के लिए कौन सा मेथड होता है, अभी हमने डिस्कस किया था, दैट इज लिस्ट। तो हमने उसका लिस्ट मेथड यूज किया और ये पूरी की पूरी लिस्ट के ऑब्जेक्ट के रिजल्ट के पास आ जाएगी। अब सारा डाटा जो टेबल में था वो रिजल्ट के पास आ गया, अब उसको फेच भी तो करना है, राइट। तो उसके लिए आप क्या यूज करोगे, आइटरेटर यूज करोगे या क्राइटेरिया यूज करोगे, वो हम आगे देखेंगे। गाइस इतना क्लियर है कि आप फ्रॉम क्लाउज यूज करके एक पोजो क्लास के ऊपर आप इस तरह डेटा को फेच कर सकते हैं। लेट्स सी, अब आती है एज क्लाउज। एज क्लाउज क्या होती है, डुप्लीकेट नेम। अब मान लो आपकी क्यूरी बहुत बड़ी है और आपकी पोजो का नाम भी बहुत बड़ा है, फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय। आप हर बार एम्प्लॉय लिखोगे, इट्स वेरी डिफिकल्ट। मान लो एम्प्लॉय में 10 एट्रीब्यूट है, आप हर बार लिखोगे एम्प्लॉय डॉट नेम, एम्प्लॉय डॉट एज, एम्प्लॉय डॉट कॉन्टैक्ट, तो एरर आने के या सिंटेक्स एरर आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आप इसको शॉर्ट नेम भी स्पेसिफाई कर सकते हो एज क्लाउज के साथ। देखो यहाँ पर हमने क्या मेंशन किया है, द एज क्लाउज कैन बी यूज्ड टू असाइन एलाइसिस। एलाइसिस का मीनिंग क्या है, डुप्लीकेट नेम टू द क्लासेस टू योर एचक्यूएल क्यूरी, especially when you have a long query. For instance, our previous simple example will be following. तो guys, for example, last example में हमने क्या लिखा था, from employee। अब एम्प्लॉय को मैं शॉर्ट भी लिख सकता हूँ, लेकिन अगर उससे पहले मैं क्या लिख दूंगा, एस ई। अब ई क्या है, आपकी पोजो क्लास एम्प्लॉय को डिनोट कर रहा है। जब भी आप ई यूज करोगे इट मींस ये एम्प्लॉय को डिनोट कर रहा है। अब मैंने यहाँ पर क्या लिखा, सेशन डॉट क्रिएट क्यूरी, एचक्यूएल को पास कर दिया, लिस्ट से डाटा आ गया। तो गाइस कुछ नहीं किया, हमने जस्ट एज क्लाउज यूज करके इसका शॉर्ट नेम दे दिया। अब एज क्लाउज ऑप्शनल है, चाहे आप लिखें चाहे नहीं लिखें ये काम करेगा। फॉर एग्जाम्पल, the as keyword is optional, you can also specify aliases directly। आप कैसे डायरेक्टली दे सकते हो, from employee। अब इस केस में मैंने as नहीं लिखा, अभी डायरेक्टली अंडरस्टैंड कंपाइलर कर लेगा कि इसका शॉर्ट नेम क्या है, e। ओके, तो इस वे से भी आप डाटा फेच कर सकते हो। तो इससे क्या होगा कि सिंटेक्स थोड़ा इजी हो जाता है। अब सिलेक्ट क्लाउज आप कब यूज करते हो, जब आप पूरे टेबल में से या पूरे क्लास में से कुछ पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को फेच करना चाहते हो, पूरे को नहीं करना चाहते, सभी प्रॉपर्टी को फेच नहीं करना चाहते, कुछ सिलेक्टेड को। तो सिलेक्ट क्लाउज प्रोवाइड मोर कंट्रोल ओवर द रिजल्ट सेट देन फ्रॉम क्लाउज। फ्रॉम से हम क्या करते थे कि पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट हम फेच कर लेते थे, लेकिन सिलेक्ट से आप पर्टिकुलर एलिमेंट्स को भी फेच कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, हमने यहाँ पर क्या लिखा, एम्प्लॉय ई डॉट फर्स्ट नेम। अब ई क्या था, शॉर्ट नेम, मैंने आपको बताया था लास्ट स्लाइड में, ई डॉट फर्स्ट नेम फ्रॉम एम्प्लॉय, और उसके बाद मैंने ई लिख दिया। तो ये कंपाइलर समझ आएगा कि आपकी क्लास का शॉर्ट नेम क्या है, ई। तो आप जितने भी प्रॉपर्टीज को अपने फेच करना है, आप ई डॉट फर्स्ट नेम या ई डॉट लास्ट नेम ऐसे आप फेच कर सकते हो। उसके बाद आपने क्यूरी का ऑब्जेक्ट बनाया, सेशन डॉट क्रिएट क्यूरी, एचक्यूएल पास कर दिया वेरिएबल एंड लिस्ट से डाटा को फेच कर दिया। तो गाइस यहाँ पर हमने मेंशन भी किया है, इट इज नोटेबल हियर, एम्प्लॉय डॉट फर्स्ट नेम इज ए प्रॉपर्टी ऑफ एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट रादर देन ए फील्ड ऑफ एम्प्लॉय टेबल। तो जो ये फर्स्ट नेम है ये क्लास की प्रॉपर्टी है, ना कि टेबल की। ओके, क्योंकि एचक्यूएल हम किसके ऊपर वर्क करते हैं, क्लासेस, ऑब्जेक्ट और प्रॉपर्टी के ऊपर। नाउ मूव टू वेयर क्लाउज। गाइस, अब वेयर क्लाउज कब यूज करते हो, जब आपने कोई पर्टिकुलर कंडीशन मेंशन करनी हो। फॉर एग्जांपल, आपको कोई पर्टिकुलर रिकॉर्ड चाहिए जिसकी आईडी नंबर ये हो, रोल नंबर ये हो, तब आप वेयर क्लाउज यूज करते हो। इफ यू वांट टू नैरो द स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट that return from storage, right? For example, from employee E where E dot ID is equal to 10। तो हम यहाँ पे हमने पर्टिकुलर कंडीशन मेंशन कर दी कि मुझे ID नंबर 10 का ही रिकॉर्ड चाहिए। तो अगर आपने कोई पर्टिकुलर कंडीशन है देन आप वेयर क्लाउज का यूज करेंगे। गाइस, अभी तक हमने क्या यूज किया, फ्रॉम क्लाउज, एज क्लाउज, सिलेक्ट एंड वेयर। ये स्मॉल लेटर में भी हो सकती हैं, इस ये कोई केस सेंसिटिव नहीं है, फ्रॉम, वेयर, एज,
क्लाउजेस सिलेक्ट वेयर, आप स्मॉल लेटर में भी नो लिखोगे तो ये चलेंगी। ओके, तो इस तरह से आप डाटा फेच कर सकते हो। अब लेट्स टेक अ लुक एट क्रूड ऑपरेशन। ओके, अगर आपने डाटा को फेच करना है, यहां तक तो हमने काफी बार डिस्कस कर दिया कि फ्रॉम एम्प फिर लिस्ट हम मेथड यूज करते हैं, लिस्ट के ऑब्जेक्ट के पास आ जाता है, लेकिन यहां से डाटा फेच कैसे करेंगे, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, अब ये पैरामीटर बाइंडिंग है, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, जो मैंने आपको पहले डिस्कस किया था। अब यहाँ तक हम इसको प्रैक्टिकली अंडरस्टैंड करते हैं, उसके बाद हम पैरामीटर बाइंडिंग के ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। गाइस, मैं आपको हाइबरनेट के ऊपर लेके जा रहा हूँ। इस प्रोग्राम को हमने लास्ट वीडियो में कवर किया था, जिसमें हम डेटा स्टोर कर रहे थे। अब मैं यहाँ पे आपको एक चीज बता दूं, ये हमारी कॉन्फ़िगरेशन फाइल है और यहाँ पर मैंने डेमो 7 लिखा हुआ है। अब मान लो मैं डेमो 8 कर लेता हूँ, मैं डाटाबेस के साथ किसके साथ कनेक्टिविटी करना चाहता हूँ, डेमो 8 के साथ। यहाँ पर आपको काफी बारी एरर आता है कि अब मान लो डेमो 8 के साथ करना चाहता हूँ और मेरी मैपिंग फाइल में टेबल का नाम क्या है, स्टूडेंट 2 की जगह मैंने स्टूडेंट कर दिया। अब एरर आएगा, क्यों? क्योंकि आपके डाटाबेस में डेमो 8 का तो डाटाबेस है नहीं। ये देखिए, शो डेटाबेसिस, डेमो 8 है नो, तो मैं यहां पर क्रिएट कर रहा हूं, क्रिएट डेटाबेस डेमो 8, तो ये आपका टेबल डेटाबेस क्रिएट हो गया। अब भी एरर आएगा अगर मैं इस स्टेटमेंट को रन करूंगा। इसमें हम क्या कर रहे थे, हम डाटा स्टोर कर रहे थे। यहाँ पे 6 की जगह मैं 1 कर देता हूँ। ओके, 6 की जगह मैं 1 कर देता हूँ और मैं कॉन्फ़िगरेशन फाइल में देखता हूँ, यहाँ पर स्टेटमेंट अपडेट लिखी है ना, तो मुझे तो नया टेबल क्रिएट करना है, तो मैं अपडेट की जगह क्या कर दूंगा, क्रिएट। ओके, तो अगर मैं इसको रन करूंगा अभी भी एरर आएगा, क्योंकि डेमो 8 के मैंने ड्राइवर तो क्रिएट किए नहीं। ओके, ये देखिए मैं इसको रन कर रहा हूँ, क्योंकि ये एरर नॉर्मली स्टूडेंट्स को आता है, तो उन्हें अंडरस्टैंड नहीं होता ये क्यों आ रहा है। ये देखिए, डेटाबेस क्रिएट हो गया, टेबल मेंशन कर दिया, प्रॉपर्टी क्रिएट कर दी, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, हैंडलिंग ट्रांसजेंडेंट एंटिटीज डिलीट प्रोसेसिंग। तो हम अपने कोड को देखते हैं, हमारे कोड में क्या हमने ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे थे। ये देखिए, यस का है, यहाँ पर मैंने डिलीट ऑपरेशन किया है, तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, सेव और अपडेट, सेव और अपडेट, कि हम ये डाटा सेव करना चाहते थे जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में किया था। ये देखिए, अब मैं इसको रन कर रहा हूं, लेट्स सी डेटा स्टोर हो रहा है या नहीं। अब यहां पर क्या कह रहा है, स्कीमा एक्सपोर्ट कंप्लीट। अब मैं देखता हूं क्या मेरे पास डाटा स्टोर हुआ है। मैं लिख रहा हूं यूज डेमो 8। ओके, डेमो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, 8 लिख दिया, जो मैं डाटाबेस यूज कर रहा हूं। ये देखिए, अब मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, शो टेबल्स। ये देखिए, टेबल बन गया। और मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। तो गाइस, इसने डेटा स्टोर कर दिया, लेकिन मुझे था कि शायद एरर आएगा क्योंकि इसका ड्राइवर नहीं बना हुआ। तो ड्राइवर आप कैसे चेक करोगे, आप सर्विस में जाएंगे। ये देखिए, ये सर्विस में गए तो सर्विस में ये उसके कोरस्पोंडेंस डाटा है, जैसे डेमो 7 का बना हुआ है। तो मैं यहाँ पर पहले तो इसको रिफ्रेश करूंगा, क्योंकि मैंने अभी अभी डाटाबेस बनाया है। ठीक है, ये रिफ्रेश किया, अब डेमो 8 आ जाएगा यहाँ पर। ये क्या कह रहा है, कनेक्शन टू बी माई सीक्वल वॉज लॉस्ट, द कनेक्टिविटी मे हैव टाइम्ड आउट। ओके, तो इसको मैं क्या कर रहा हूँ, प्रोसेसिंग को स्टॉप कर रहा हूँ। तो कई बार क्या होता है कि जब आप इसको एग्जीक्यूट कर रहे होते हो वो रनिंग स्टेज में होता है। तो मैं इसको क्या कर रहा हूँ, इसको रिफ्रेश करता हूँ। ओके, तो सबसे पहले हमने इसको क्या किया, इसको कनेक्ट किया। जैसे ही आप कनेक्ट करेंगे ये कनेक्शन इस्टेब्लिश हो जाएगा और मैं इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ। ये देखिए, डेमो 8 आ गया आपके पास। अब जैसे डेमो 8 आया, मैं इसके राइट क्लिक किया, कनेक्ट किया, ये देखिए नीचे ड्राइवर बन गए। तो यहां से आप ड्राइवर बना सकते हो अगर आपको एरर आए। तो गाइस, मूव टू अवर कंसेप्ट जो हम करना चाहते थे। देखिए, डाटा तो स्टोर हो गया। अब मैं सेकंड टाइम भी स्टोर कर देता हूँ, मैं रोल नंबर 2 कर देता हूँ, यहाँ पर नेम चेंज कर देता हूँ अमन। ओके, तो मैं इसको फिर से रन करूंगा तो ये डेटा स्टोर हो जाएगा। बट अगर मैं रन करूंगा तो एक नया टेबल क्रिएट होगा, ना कि प्रीवियस में डाटा स्टोर होगा। क्यों? क्योंकि मेरी कॉन्फ़िगरेशन फाइल में मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, क्रिएट। मुझे यहाँ पर लिखना पड़ेगा अपडेट, ये फिर न्यू रिकॉर्ड ऐड करेगा, अदरवाइज टेबल नया क्रिएट करेगा, आपका रिकॉर्ड एक ही रहेगा हर बार।
ठीक है, अब मैंने यहाँ पर अपडेट कर दिया तो उसी टेबल में न्यू रिकॉर्ड वो ऐड कर देगा। तो मैं इसको रन कर रहा हूँ अब, लेट्स सी डाटा स्टोर होता है या नहीं हमारा। ये देखिए अपडेट कंप्लीट। अब मैं अपना चेक करता हूँ, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, देखिए 1 और 2 रोल नंबर की एंट्री होगी। अब गाइस हमने क्या यूज करनी है, हमने यूज करनी है एचक्यूएल। एचक्यूएल के लिए हमने क्या डिस्कशन की थी कि हमें सबसे पहले ये देखो ये डाटा तो स्टोर हो गया ना, अब मुझे इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो मैंने इसको क्या किया, मैं इसको कमेंट डाउन कर दिया। ओके, कमेंट कर दिया। अब मैं क्या कर रहा हूं, सेशन, मुझे क्यूरी का ऑब्जेक्ट चाहिए, क्यूरी का, तो मैंने स्मॉल लेटर में क्यूरी लिखा। अब ये कैसे बनता है, ये बनता है सेशन के मेथड से। वो कौन सा होता है, क्रिएट क्यूरी मेथड, क्रिएट क्यूरी मेथड। अब इसमें आप क्या लिखोगे, कोई ना कोई स्ट्रिंग की क्यूरी एचक्यूएल, मान लो मैंने इसका नाम ही रख दिया एचक्यूएल, सेम सिंटेक्स में लिख रहा हूं जैसे हमने डिस्कशन किया था। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं फ्रॉम, अब हमारी पोजो क्लास का नाम क्या था, यूजर पोजो, बिल्कुल सेम नाम आपने मेंशन करना है, यूजर पोजो। ओके, तो मैंने यहाँ पे सेमीकोलन दिया और यहाँ पर पास कर दिया क्रिएट क्यूरी में एचक्यूएल, तो ये क्यूरी पास होगी हमारी। ओके, मैंने लिखा एचक्यूएल। उसके बाद हमारे पास डेटा आ गया। अब क्यूरी का एक अपना भी मेथड था, हमने डिस्कशन की थी गाइस, जो हमने डिस्कशन की थी उसके अकॉर्डिंग ही हम इसको परफॉर्म कर रहे हैं। ये देखिए हमने लिस्ट मेथड यूज किया था। अब हम लिस्ट मेथड से डाटा को फेच करेंगे जो क्यूरी के पास आया है। तो मैंने क्या किया, लिस्ट, इसका ऑब्जेक्ट बनाया लिस्ट। लिस्ट एक इंटरफेस है कनेक्शन फ्रेमवर्क का, एंड क्यूरी का मैं एक मेथड यूज करूंगा लिस्ट। तो लिस्ट में से डेटा आ गया, लेकिन अभी हमने फेच भी तो करना है। फेच कैसे करते हैं, कलेक्शन फ्रेमवर्क का एक और इंटरफेस होता है आइटरेटर, तो मैंने आइटरेटर ही उसका ऑब्जेक्ट लिखा, आइटरेटर स्मॉल लेटर में, और लिस्ट में से एक मेथड यूज कर लिया आइटरेटर। तो ये क्या करेगा, ये पूरा का पूरा डाटा निकाल के आइटरेटर ऑब्जेक्ट को दे देगा। अब इस ऑब्जेक्ट में से हम 1 बाय 10 इस डेटा को फेच करेंगे। तो हम यहाँ पर एक लूप लगाएंगे व्हाइल। अब आइटरेटर के पास डाटा है या नहीं वो कैसे चेक करेंगे, उसका एक मेथड होता है हैज नेक्स्ट। ओके, तो अगर गाइस आपने कोर जावा अच्छे से की हुई है, आपको उन चीजों की नॉलेज होगी, तो हैज नेक्स्ट ये चेक करेगा कि डाटा प्रेजेंट है या नहीं, अगर है तो उसे फेच करेगा। तो मैं क्या करूंगा, यस, अगर ये रिटर्न ट्रू करेगा तो मैं इसको डेटा को फेच करूंगा, आइटरेटर डॉट, मैं यहाँ पर क्या यूज करूंगा, हम यहाँ पर लिस्ट भी, हमने यहाँ पर क्या यूज किया, आइटरेटर नेक्स्ट मेथड। तो नेक्स्ट, ये नेक्स्ट क्या करेगा, रिटर्न कर देगा, लेकिन हमें डाटा किस टाइप का चाहिए, हमें पोजो क्लास का चाहिए, तो हमें पोजो क्लास में उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मैं पोजो क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, यहाँ पर मैंने उसका ऑब्जेक्ट बनाया ओबीजे न्यू, और इसको मैं टाइप कास्ट कर दूंगा जो आइटरेटर मुझे रिजल्ट रिटर्न कर रहा है। ओके, तो यूजर पोजो, यस। अब गाइस डेटा मेरे पास आ गया यूजर पोजो की फॉर्म में। अब मैं इसको 1 बाय 1 क्या करूंगा, प्रिंट कर दूंगा। तो मैंने यहाँ पर एक कोरस्पोंडेंस या मेथड देंगे, क्या देंगे, रोल नंबर इज, सबसे पहले हमारे पास क्या था, रोल नंबर, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर ओबीजे डॉट गेट, गेट रोल नंबर। ओके, तो इसी तरह जितनी भी प्रॉपर्टी थी हमारी पोजो फाइल में 1 बाय 1 उसको प्रिंट करवा लेंगे। मेरे पास 4 थी तो मैंने 4 टाइम इसको कॉपी पेस्ट कर दिया, और यहाँ पर उसके मेथड भी चेंज कर देंगे। तो गेट नेम कर देंगे हम। ओके, तो यहाँ पर क्या आ गया, नेम, उसके बाद क्या आ गया, उसके बाद हम कर देते हैं ईमेल, राइट। तो यहाँ पे लिखूंगा ईमेल इज, ऊपर भी हम चेंज कर लेते हैं नेम, यहाँ पर लिखते हैं नेम इज। ओके, तो इस तरह फेच कर सकते हैं। और लास्ट हमारा रह गया था कॉन्टेक्ट, कॉन्टेक्ट इज, तो मैं यहाँ पर मेथड चेंज कर लूंगा। आई होप ये वर्क करना चाहिए, लेट्स सी। अब हमारे पास क्या है, हमारे पास 2 रिकॉर्ड्स हैं। तो गाइस हमने यहाँ पर क्या किया, हम डाटा फेच कर रहे हैं। डाटा फेच करने के लिए यहाँ तक तो हमने कंप्लीट कर दिया प्रोसेस। उसके बाद हम अपना डाटाबेस में चेक करेंगे कितने रिकॉर्ड है। मेरे पास 2 रिकॉर्ड है, रोल नंबर 1 एंड रोल नंबर 2। लेट्स सी ये वर्क करता है या नहीं।
अब मैं इसको फिर से रन कर रहा हूँ। अब गाय इस टाइम हमने एचक्यूएल को यूज किया है। ये देखिए गाइस, रोल नंबर 1, नेम रोहित, ईमेल, कॉन्टैक्ट, फिर सेकंड रिकॉर्ड आया। तो गाइस अब हमने यहाँ पर क्या मेंशन किया था, हमने एचक्यूएल मेंशन की थी, पोजो क्लास का रेफरेंस दिया था फ्रॉम पोजो। ओके, फ्रॉम क्या था, यूजर पोजो हमने यहाँ पर लिखा। अब हम डिफरेंट डिफरेंट क्लाउजेस भी यूज कर सकते हैं, या इसको शॉर्ट नेम भी दे सकते हैं। जैसे हमने क्या यूज किया था, एस, मैंने इसको यू दे दिया नाम। ओके, एज क्लाउज यूज की थी ना, उसके बाद क्या थी, एज यू। आप क्या कर सकते हो, फ्रॉम पोजो, या मैं सिलेक्ट भी यूज कर सकता हूँ। अगर मैं सिलेक्ट करूंगा तो मैं क्या लिखूंगा स्टार्टिंग में, ये देखिए मैं ऐसे कुछ लिखूंगा, सिलेक्ट, कैपिटल में मैंने यू लिखा तो यू लिखूंगा, डॉट रोल नंबर, ओके, डॉट नेम। ये मैंने दो चीजें लिखी, फ्रॉम यूजर पोजो एस यू, या अगर एस नहीं भी लिखोगे ये भी ऑप्शन है, ये चलेगा। अब मैंने पूरा डाटा नहीं चाहिए मुझे, मैंने क्या लिखा, मुझे एक तो रोल नंबर चाहिए, एक नेम चाहिए। और जो रोल नंबर है, नेम है, ये बिल्कुल सेम स्पेलिंग होने चाहिए जो मैंने अपनी पोजो फाइल में लिखे थे। अब मैं कंट्रोलर फाइल में गया। अब ये कंप्लीट ऑब्जेक्ट फेच नहीं करेगा, ये इसके पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज को फेच करेगा, रोल नंबर एंड नेम को। लेट्स सी ये वर्क करता है या नहीं। अब मैं इसको फिर से रन कर रहा हूं, लेट्स सी। अब यहां पर देखिए, अब यहां पर उसको एरर आ गया, क्यों, क्योंकि हमने फेस्टर 2 कॉलम किए हैं, राइट। कितने किए हैं, ओनली 2, लेकिन हम एग्जीक्यूट, हम डिस्प्ले कितने करा रहे हैं, सभी के सभी करवा रहे हैं। ये देखिए मैं ईमेल भी करवा रहा हूँ, कॉन्टैक्ट भी करवा रहा हूँ, तो एरर तो आएगा ना। तो ये कंडीशन थी। तो इसको, इसके लिए आप क्या कर सकते हो, अगर मैं इन दोनों चीज़ों को क्या करूँ, कमेंट कर दूँ, आई थिंक देन तो इसको वर्क करना चाहिए। लेट्स सी ये करता है या नहीं। रन दिस फाइल, या हो सकता है हमारी क्यूरी में भी कोई दिक्कत हो। ये देखिए, कैन नॉट बी कास्ट पोजो डॉट यूजर। ओके, ये कंप्लीट तो हो गया, लेकिन यहाँ पर इसको दिक्कत आ रही है। तो हमने यहाँ पर फ्लश कर रहे हैं इसको, मान लो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। ओके, हमने इसको डिलीट किया। ये हमारी आई थिंक ये हमारे दूसरे प्रोजेक्ट की कंट्रोलर फाइल है, तो वो ये एग्जीक्यूट होगी। हमने इस फाइल को रन करना है, दिस फाइल को। लेट्स सी, ओके, तो इसलिए ये एरर आ रहा है, क्योंकि ये किसी मेरे दूसरे प्रोजेक्ट को डिनोट कर रही है ये फाइल। अब हम क्या करते हैं, इसमें कुछ चेंजेस करते हैं जो ये दिक्कत दे रहा है। मैंने यहाँ पर क्या लिखा, सिलेक्ट यू डॉट रोल। ओके, ये चीजें लिखी। अगर मैं इसको थोड़ा सा चेंजेस कर दूं, जैसे हमने पहले किया था, ये देखिए मैं यहाँ पर क्या लिखूं, सिलेक्ट नहीं लिखता मैं यहाँ पे, मैं लिखता हूं फ्रॉम यूजर पोजो वेयर ओके, यहां पर हमने क्या लिखा, वेयर, इसका रोल नंबर दे देते हैं, वेयर यू डॉट रोल नंबर इज इक्वल टू 1। ओके, तो मैंने यहाँ पे एस भी लिख सकता हूँ, फ्रॉम यूजर एस यू, तो उसको क्लियर हो जाएगा इसका शॉर्ट नेम क्या है। तो लेट्स सी अब ये वर्क करता है या नहीं, क्योंकि रोल नंबर 1 तो प्रेजेंट था हमारे डाटाबेस में से। नहीं तो हम देखेंगे, ये देखिए रोल नंबर 1 को हम वेयर कंडीशन से हमने डाटा को फेच कर दिया। इसी तरह आप किसी और कंडीशन भी अप्लाई कर सकते हो। मैंने इसको क्या किया, यस, 1 की जगह आप 2 कर दो, वो भी चलेगा। तो इसी तरह आप इन कंडीशन को अप्लाई कर सकते हो, जैसे हमने डिस्कशन की थी यहाँ पर। ये देखिए, सिलेक्ट ई डॉट फर्स्ट नेम, ये भी हम कर सकते हैं, फ्रॉम एम्प्लॉय ई। ओके, तो इसी तरह आप लेट्स सी इस चीज़ को ट्राई करते हैं, सिलेक्ट की कमांड को, जो हमारी लास्ट टाइम नहीं चली थी। लेट्स सी, मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर मैंने इन चीज़ों को चेंज कर दिया। सिलेक्ट से हम यूज़ करते हैं, मैंने क्या लिखा, सिलेक्ट ई डॉट
रोल नंबर फ्रॉम यूजर पोजो। देखिए ऐसे ही हमारा सिंटेक्स था जैसे हमने पीपीटी में हमने स्टडी किया, फ्रॉम यूजर पोजो, और मैंने यहाँ पे ई दे दिया उसका राइस नेम, तो इसका शॉर्ट नेम हो गया ना ई। तो लेट्स सी, अब जो रोल नंबर है बिल्कुल सेम नेम है जो मेरी पोजो फाइल में प्रेजेंट है। अब ई को मैंने रोल नंबर को फेच कर लिया, ओके। अब ये सभी को प्रिंट करेगा या सिर्फ रोल नंबर को प्रिंट करेगा, लेट्स सी। तो इसको मैंने रन किया, आई थिंक एरर आना चाहिए क्योंकि नेम ईमेल तो मैंने फेच किया नहीं, तो उसको कैसे प्रिंट करेगा, या पूरे के पूरे रिकॉर्ड को फेच करेगा, नो। ये देखिए यहाँ पर दिक्कत आ गई ना उसको, क्योंकि उसको नहीं ये मिल रहा डेटा कि उसको फेच कैसे करें। अब उसके बाद आपने क्या करना है कि अगर मैंने ये कंडीशन लगाई, तो कंडीशन जब आप इसको इंप्लीमेंट करेंगे, ये देखिए यूजर पोजो 1, ओके, मैं यहाँ पर E1 लिख लेता हूँ और यहाँ पर भी E1 को ऑपरेट करता हूँ, लेट्स सी। तो इसको हम क्लोज कर देते हैं, यह हमारे प्रीवियस प्रोजेक्ट की यूजर पोजो को उठा रहा है बेसिकली। मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, जितने भी मेरे प्रोजेक्ट्स हैं कि इसमें कंफ्लिक्शन ना हो। ये देखिए मैंने सभी को क्या कर दिया, क्लोज कर दिया, जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं। अब देखते हैं ये वर्क करता है या नहीं। हमने इसको रन किया, लेट्स सी। अब सेम एरर आ रहा है, इंटीजर कैन नॉट बी कास्ट टू यूजर पोजो। तो इंटीजर कैसे होगा, क्योंकि मैंने रोल नंबर फेच कर रहा हूं, तो रोल नंबर तो इंटीजर है और उसको हम कहां पर कर रहे हैं, पूरी की पूरी पोजो फाइल में हम उसको कन्वर्ट कर रहे हैं, जो कि एग्जीक्यूट नहीं होगा, ओके। अब मैंने इसको क्या किया, इसको कमेंट डाउन कर दिया कि अगर डेटा आए आइटरेटर में, और आइटरेटर में हमने क्या किया, यूजर पोजो में इसको कन्वर्ट किया। अब यहाँ पर जो डाटा है ऑब्जेक्ट की फॉर्म में आया, अब देखते हैं एग्जीक्यूट करेगा। अब मैंने सब कुछ कमेंट डाउन कर दिया क्योंकि मुझे सिर्फ रोल नंबर ही चाहिए, लेट्स सी। अभी भी एरर है, तो गाइस ऐसे एरर को जब तक आप रिजॉल्व नहीं करोगे आपकी नॉलेज नहीं बढ़ेगी, ओके। तो java.lang क्लास कास्ट एक्सेप्शन, इंटीजर कैन नॉट बी कास्ट टू पोजो यूजर पोजो, ओके। तो मैं 44 लाइन पर एरर आ रहा है, ये यहाँ पर दिक्कत आ रही है, ओके। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, आइट्रेटर से एक ऑब्जेक्ट निकला, उसको जब हम प्रिंट कर रहे हैं तो वो कास्ट नहीं कर पा रहा। तो अगर मैं इस चीज़ को, ये देखिएगा, अब मैं इस चीज पूरे ऑब्जेक्ट को डिलीट कर दिया और मैंने क्या किया, इसको किया कट और यहाँ पर पेस्ट कर दिया, क्योंकि वो रोल नंबर को इंटीजर है वो पूरे ऑब्जेक्ट में कास्ट नहीं कर पा रहा, क्योंकि एक ऑब्जेक्ट में तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं। लेट्स सी अब ये वर्क करता है या नहीं। अब आई थिंक इट शुड वर्क, लेट्स सी। मैं इसको रन कर रहा हूँ, ये देखिए गाइस, अब मैंने सिंगल को डायरेक्ट प्रिंट किया, रोल नंबर 1 एंड 2 आपके डाटाबेस में ये थे, क्योंकि इसने इसको प्रिंट कर दिया। क्यों, क्योंकि वो पूरे ऑब्जेक्ट को क्या कर रहा था, कास्ट नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उस ऑब्जेक्ट में क्या थे, नेम भी था, रोल नंबर भी था, कॉन्टैक्ट भी था, ईमेल भी था, राइट। तो इसलिए वो कास्ट करने में दिक्कत आ रही थी। तो मैं पहले इन सभी प्रोसेसेस को क्लोज कर देता हूँ, तो इसको मैंने डायरेक्ट प्रिंट कर दिया। इसी तरह मैं और प्रॉपर्टी को भी फेच कर सकता हूँ, ये देखिए मैंने यहाँ पर क्या लिखा, E1 डॉट, मैंने यहाँ पे लिख दिया ईमेल, ओके। अब देखते हैं ईमेल आएगा या नहीं। दोनों प्रॉपर्टी को हम फेच कर रहे हैं, मैंने रन किया, लेट्स सी। ये देखिए अब क्या आ गया, रोल नंबर, ये पूरा का पूरा उसने ऑब्जेक्ट रिटर्न कर दिया, ओके। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट रिटर्न कर दिया, क्योंकि आइटरेटर पहले कास्ट नहीं कर पा रहा था। अब जब हमारे पास एक से ज्यादा प्रॉपर्टी आ गई तो वो पूरे के पूरे को क्या करेगा, ऑब्जेक्ट को प्रिंट कर देगा। तो इस केस में या तो आप पूरे का ऑब्जेक्ट प्रिंट करोगे, ये देखिए मैं इसको फिर से करता हूँ, यूजर पोजो जैसे हमने पहले किया था, obj इज इक्वल टू
यूजर पोजो। इसका एक बेनिफिट ये है कि मान लो आपको टू रिकॉर्ड चाहिए तो आप पूरा का पूरा डाटा फेच कर लीजिए, जो चीज आपको चाहिए उसको आप प्रिंट कर दीजिए। यहाँ पर देखिए, तो मैंने यहाँ पर क्या दिया, ओबीजे। ओके, जो ऑब्जेक्ट आया उसको प्रिंट करते हैं, लेट्स सी। अब देखते हैं ये वर्क करता है या नहीं, क्योंकि हम पर्टिकुलर एलिमेंट्स को हमने फर्च किया, रोल नंबर एंड ईमेल को, क्या वो कास्ट कर पाएगा या सेम एरर आएगा? नहीं, वो सेम एरर आएगा क्योंकि दो एलिमेंट्स को वो कास्ट नहीं कर पा रहा। ओके, तो हम क्या करेंगे, अब मैं यहाँ पर लिख दूंगा सिलेक्ट, यहाँ पर लिखेंगे सिलेक्ट की जगह फ्रॉम यूजर पोजो। मैंने यूजर पोजो लिखा, अब ये सारा का सारा डाटा फेच करेगा और अब हम यहाँ पर जब प्रिंट करेंगे देन हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेट्स सी, ये देखिए, क्योंकि कंप्लीट डाटा कास्ट होगा। ये देखिए पूरा का पूरा डाटा आया। अब ये ऑब्जेक्ट आ गया, ऑब्जेक्ट में से हमने प्रॉपर्टीज को फेच करना है। तो आप फेच कैसे करेंगे? फेच करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, इनको हम अनकमेंट कर देंगे। ये देखिए, अब जैसे हमने पहले डाटा फेच किया था उसी तरह से ये पूरा का पूरा डाटा फेच करके प्रिंट कर देगा। तो गाइस यहाँ पर हम एसक्यूएल यूज कर रहे हैं, हम क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट के ऊपर वर्क कर रहे हैं। ये देखिए पूरा का पूरा डाटा आपके सामने आ गया। अब नेक्स्ट यूज करते हैं, हमने सिलेक्ट यूज कर लिया, वेयर यूज कर लिया, क्यूरी को भी यूज कर लिया। ये देखिए, तो ये अब आपके क्या है, क्रूड ऑपरेशंस हैं। ओके, क्रूड ऑपरेशंस। इसी तरह आप अपडेट भी कर सकते हो डाटा को या रन टाइम पे। गाइस अब वन मोर थिंग, यहां पर जब मैं डाटा को अपडेट कर रहा था या फेच कर रहा था, कंडीशन दे रहा था, तो हम कोई पर्टिकुलर कंडीशन दे रहे थे। फॉर एग्जांपल फ्रॉम यूजर पोजो, है ना, वेयर आईडी वेयर रोल नंबर इज इक्वल टू दिस, वो मैं खुद दे रहा था। लेकिन अगर ये चीज रन टाइम पे आए तो आप उसको कैसे फेच करेंगे? तो इसके लिए आपको क्या अंडरस्टैंड करनी होगी, बाइंडिंग। ओके, क्या अंडरस्टैंड करना होगा आपको, बाइंडिंग। तो हाइबरनेट में दो तरह की पैरामीटर बाइंडिंग होती है। वन इज नेम्ड पैरामीटर बाइंडिंग, सेकंड इज पोजीशन पैरामीटर बाइंडिंग। मोस्टली आप कौन सी बाइंडिंग यूज करते हो, नेम्ड पैरामीटर। दिस इज द मोस्ट कॉमन यूज फ्रेंडली वे, इट यूज कोलन फॉलोड बाय अ पैरामीटर नेम। आप पैरामीटर नेम के बाद क्या यूज करते हो, कोलन, टू डिफाइन नेम्ड पैरामीटर। ये देखिए, आप नेम्ड पैरामीटर के लिए कौन सा फंक्शन यूज करते हो, सेट पैरामीटर, जो क्यूरी का अपना मेथड है। सेट पैरामीटर इज स्मार्ट इनफ टू डिस्कवर पैरामीटर डेटा टाइप। आपको डेटा टाइप मेंशन करने की जरूरत नहीं है, सेट पैरामीटर ऑटोमेटिकली उसे डिटेक्ट कर देता है। तो गाइस इसका सिंटैक्स क्या है, जैसे हमने लिखा फ्रॉम स्टूडेंट वेयर स्टूडेंट डॉट रोल नंबर इज इक्वल टू, कोलन के बाद मैंने रोल नंबर लिखा। अब रोल नंबर की जगह कुछ मर्जी लिख सकते हो, ये आपका क्या है, नेम्ड पैरामीटर। अब जो भी नाम आपने यहां पर लिखा है, आप क्या लिखोगे, क्यूरी डॉट सेट पैरामीटर, वो नेम आप फर्स्ट पैरामीटर में लिखोगे, उसके कोरस्पोंडेंस आपने क्या वैल्यू देनी है उस रोल नंबर की, उसको यहाँ पर स्पेसिफाई करोगे। तो गाइस इस तरह आप रन टाइम पे बाइंडिंग कर सकते हो। अभी तो मैं डायरेक्ट दे रहा हूँ वैल्यू तो इजीली हो रहा है, लेकिन अगर मैं रन टाइम पे दूं कि मुझे ये पर्टिकुलर रिकॉर्ड चाहिए तो आप कैसे करेंगे? ओके, तो फॉर एग्जांपल इसको भी हम करते हैं। अब मान लो हमारे पास एक वेब पेज है, जो वेब पेज है उसके अंदर हम एक फॉर्म बनाते हैं, तो रन टाइम पे वैल्यू आएगी। ये देखिए, जैसे हमने सर्वलेट जेएसपी में काफ़ी फॉर्म्स बनाए थे, ऐसे एग्जीक्यूट किए थे। ये देखिए गाइस, हमने फॉर्म बनाया। अब फॉर्म में हमने क्या किया, मैंने एक पैरामीटर यहाँ पर डिफाइन कर दिया, इनपुट टाइप मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया टेक्स्ट, इसको प्लेस होल्डर क्या दे दिया, एंटर रोल नंबर, एंड इसको नेम क्या दे दिया, रोल नंबर अंडरस्कोर। ओके, इसको मैंने कर दिया क्लोज। अब मैं इसको क्या कर रहा हूं, इनपुट, यहां पर मैंने लिखा टाइप सबमिट, उसके बाद हमने यहां पर क्या लिखा, इनपुट टाइप सबमिट, इसको हमने वैल्यू दे दी सबमिट। तो सबमिट नाम का एक बटन हो गया क्रिएट हमारे पास। तो गाइस अब ये फॉर्म कहां पर जाए जब मैं इसको सबमिट करूं, तो मान लो मैं इसको किसी
सर्वलेट के ऊपर ले जाता हूँ। तो मैंने इसको क्या दिया, एक्शन हम यहाँ पर देंगे। अगर आपको याद हो, हमने सर्वलेट जेएसपी में काफ़ी बार इसको यूज़ किया था। तो मैंने यहाँ पर चेक सर्वलेट नाम लिख देता हूँ, चेक सर्वलेट। ओके, और ये कौन से मेथड से जाएगा, ये मान लो मैंने दे दिया पोस्ट। अब गाइस हमारे पास तो ऐसा कोई सर्वलेट नहीं है इस नाम का, तो हमें क्रिएट करना पड़ेगा। ये देखिए, तो मैंने यहाँ पर एक सर्वलेट क्रिएट करेंगे। ये तो क्लास हमने क्रिएट कर दी, सॉरी, सर्वलेट, यस दिस वन। मैंने सेम नाम का देता हूँ, चेक सर्वलेट। ये नाम दिया हमने, मैंने पैक में ही दे दिया इसको, सेम पैकेज में। ये देखिए, तो इसको मैं डिस्क्रिप्टर फाइल में ऐड कर दिया। जैसे ही मैंने फिनिश किया तो ये आपके पास बन गया। गाइस तो हम क्या करते होते थे, अगर याद हो, हम इसको सर्विस मेथड में कन्वर्ट करते थे। ओके, सर्विस मेथड में कि कोई भी हमारे पास रिक्वेस्ट आए, ये दोनों को हैंडल करता है सर्विस। अब उसके बाद हम क्या करते थे, इन चीज़ों को डिलीट कर देते थे, क्योंकि ये हमारे काम की नहीं होती थी। हमें जो काम करना है वो उससे करेंगे। सेट कंटेंट टाइप हो गया ये आपका, एंड इसको हम डिलीट कर देंगे, ट्राई को। ओके, तो यहां तक हमारा बन गया। अब जैसे ही कंट्रोल आएगा वो सर्वलेट के ऊपर आएगा। गाइस जो चीजें हम कंट्रोलर में कर रहे थे वो सभी चीजें अब मैं सर्वलेट में करूंगा। ये देखिए, मैं सब कुछ इसको कॉपी पेस्ट करके कहां पे इसका कंट्रोल लेके जा रहा हूं, अपने सर्वलेट के पास। अब मैंने यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर दिया, सारे के सारे पैकेजेस इंपोर्ट हो जाएंगे। तो गाइस हम कैसे फेच करेंगे जो वैल्यू आ रही है। तो अगर आपको याद हो, हम एक फंक्शन यूज करते थे। अब सर्वलेट का रिक्वेस्ट पैरामीटर कौन सा है, HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट। तो मैं रिक्वेस्ट से फेच कर लूंगा वो वैल्यू को। जो चीज मैं आपको बाइंडिंग सिखाने जा रहा हूँ वो रन टाइम पे वैल्यू से ही आप समझ पाओगे। ओके, तो फॉर एग्जांपल मैंने ट्रांजैक्शन से पहले यहाँ पर क्या लिया, रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर, डॉट गेट पैरामीटर, और यहाँ पर मैंने दे दिया रोल नंबर अंडरस्कोर। अगर आपको याद हो, हमने सेम नेम का यहाँ पर डिफाइन किया था। ये देखिए रोल नंबर। तो मैं सर्वलेट में गया, अब इससे फेच किया जो मैंने यहाँ पर गेट किया। तो मैंने यहाँ पर लिया स्ट्रिंग रोल। ओके, स्ट्रिंग रोल। तो यहाँ पर मेरे पास रन टाइम पे वैल्यू आ रही है। अब मैं चाहता हूं कि मैंने यहाँ पर फ्रॉम यूजर पोजो वेयर, मैं यहाँ पर रन टाइम पे दे रहा हूँ बाइंडिंग करने के लिए। वेयर पोजो के लिए मैंने क्या लिख दिया, मैंने लिख दिया यू लिख दिया। फ्रॉम यूजर पोजो वेयर यू डॉट रोल इज इक्वल टू कोलन, मैंने रोल ही लिख ली, रोल 1 लिख लिया या आर लिख ली, वैल्यू कुछ मर्जी लिखिए। ओके, कुछ मर्जी लिखिए, ये चलेगा। और यहाँ पे मैंने रोल 1 लिख लिया, ये वैल्यू आर। अब मैंने क्या करना है, क्यूरी को फायर करने से पहले, ये क्रिएट क्यूरी करने से पहले मैं यहाँ पर एक मेंशन कर दूंगा इसको। क्या करूंगा, एचक्यूएल। तो यहाँ पर आ गया और क्यूरी, क्रिएट क्यूरी इसको लिख दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर, अब यहाँ पर देखिए सेट पैरामीटर में क्या था कि पहले तो आपने क्यूरी मेंशन की, कोलन लगाया, कोलन हमने लगा दिया। तो उसके बाद जो सेट पैरामीटर लिखना है वो क्रिएट क्यूरी के बाद आप लिखोगे। ओके, क्रिएट क्यूरी के बाद। तो क्रिएट क्यूरी यहाँ पर है, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा क्रिएट सॉरी क्यूरी डॉट सेट पैरामीटर, सेट पैरामीटर। अब ये रन टाइम पे वैल्यू आ रही है, यही चीज मैं आपको बता रहा था। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, ये वैल्यू लिखूंगा कैपिटल आर, जो मैंने यहाँ पर लिखी है। अब उसकी वैल्यू क्या है कि रोल नंबर कौन सा है जो मैंने ऊपर फेच किया था। जो फेच किया था वो मैंने कहाँ पे स्टोर किया, रोल 1 में। ये देखिए, ये इस वेरिएबल जो रन टाइम पे एक फॉर्म से आ रही है वैल्यू, उसको मैंने यहाँ पर पास कर दिया। अब गाइस रन टाइम पे वैल्यू आ रही है कि हमें रिकॉर्ड कौन सा चाहिए, ठीक है। तो आप नेम्ड पैरामीटर बाइंडिंग का यूज करेंगे, और कैसे करेंगे मैंने आपको अभी बता दिया। हमने पूरा का पूरा कोड चेंज किया अपना। मैं इस प्रोसेस को क्लोज कर दूं।
क्योंकि काफ़ी टाइम हम इसको रन कर चुके हैं तो इकट्ठी रनिंग स्टेज में आ गई है। अब इसी तरह हम नेम पैरामीटर बाइंडिंग के थ्रू अगर रन टाइम पे यूजर कोई भी वैल्यू एंटर कर रहा है, वो हमें तो पता नहीं कि यूजर कैसे करेगा। मान लो आपका रिजल्ट आया है, तो आप क्या करते हो, अपना रोल नंबर एंटर करते हो और फिर आपका क्या आता है, रिजल्ट डिस्प्ले हो जाता है। तो अब यूजर अपना रोल नंबर क्या एंटर करेगा हमें क्या पता, तो उसको आप नेम्ड पैरामीटर बाइंडिंग के थ्रू हैंडल करते हो। तो इसको हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं। इन प्रोसेसेस को आप क्लोज कर दीजिए। ये देखिए, लेट्स सी। अब यहां तक हमारा हो गया। अब मैं इसको रन कर रहा हूं। अब मैं क्या करूंगा, अपने वेब पेज को रन करूंगा। मैं इसको रन कर रहा हूं, इंडेक्स पेज को। लेट्स सी। तो गाइस अभी तक तो हम सिंपल कंसोल पे ही कर रहे थे। अब मैंने रोल नंबर क्या लिखा है यहाँ पे, रोल नंबर हम एंटर कर रहे हैं 1। मैंने सबमिट किया। लेट्स सी। अब यहाँ पर क्या आ गई, कास्ट टू जावा डॉट लैंग इंटीजर। ओके। अब गाइस वो क्यों आई, क्योंकि जब रोल नंबर मेरे पास आया यहाँ पर, रोल नंबर कहाँ पे, ये देखिए, तो ये स्ट्रिंग टाइप का है, स्ट्रिंग टाइप का। लेकिन जो आपका रोल नंबर यहाँ पर पास करना था वो इंटीजर का था, इसलिए यहाँ पर दिक्कत आई। तो यहाँ पर हमें इंटीजर चाहिए वैल्यू, तो मैं इसको टाइप कास्ट कर दूंगा, इंटीजर डॉट पार्स इंट। ओके। तो अगर आपको कोर जावा में ये कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा तो आपको पता होगा ये हम क्या कर रहे हैं, रैपर क्लासेस का यूज करके। ओके। तो मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया कि जो वैल्यू मेरे पास रोल नंबर आई, मैंने इसको टाइप कास्ट इंटीजर में कर दिया, क्योंकि हमारा पोजो क्लास में रोल नंबर इंटीजर टाइप का था। लेट्स सी। अब रन करके देखते हैं। हमने अपने इंडेक्स पेज को रन कर रहा हूं मैं। आई थिंक दिस टाइम इट शुड वर्क। मैं इसको 1 प्रेस किया। अब यहां पर कुछ नहीं आया, लेकिन हमारी कंसोल के ऊपर आना चाहिए। ओके। हमारी कंसोल के ऊपर मैं कंट्रोल 4 करता हूं। ये देखिए यहां पर डेटा आना चाहिए, ये यहां पर नहीं आ रहा। तो हमारे पास जितना भी ये डेटा है जो हमने यहाँ पर प्रिंट किया, हम इसको क्या करेंगे, हम इसको वेब पेज के ऊपर डिस्प्ले करेंगे। हम कैसे करते थे, अपनी सर्वलेट एंड जेएसपी में आपको याद होगा, मैंने इसको कॉपी पेस्ट किया, इसको कमेंट कर लिया, क्योंकि आगे भी हमें यूज करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, आउट डॉट प्रिंटलन। ओके, आउट डॉट प्रिंटलन। ऊपर हमने आउट बनाया होता है ऑब्जेक्ट प्रिंट स्ट्रीम क्लास का, जो हमारे वेब पेज के ऊपर डिस्प्ले करता है। ये देखिए, ये आउट, तो ये वेब पेज के ऊपर डिस्प्ले करता होता है जो डाटा हम फेच करते हैं। लेट्स सी दिस टाइम। इंडेक्स पेज के ऊपर रन किया और मैंने यहाँ पर किया रोल नंबर 1। मैंने सबमिट पे क्लिक किया। ये देखिए गाइस, रोल नंबर क्या आ गया, पोजो डॉट @ दिस वन, नेम इज रोहित, ईमेल इज दिस, कॉन्टैक्ट इज दिस। देखो इसने फैच करके दे दिया हमें। अब ये ऐसा क्यों आ रहा है, क्योंकि एक ही लाइन में आ रहा है, क्योंकि हमने ब्रेक यूज नहीं किया। आप इसको ब्रेक लाइन पे भी यूज कर सकते हो। ओके। फॉर एग्जांपल हम इसके अंदर टैग यूज कर सकते हैं BR। तो इससे क्या होगा, ये नेक्स्ट लाइन पर आ जाएगा, ये ऐसे। ये देखिए, अब मैं अपने पेज को एग्जीक्यूट करता हूँ फिर से। इसको मैंने मैक्सिमाइज किया, बैक किया, फिर से हम सबमिट कर रहे हैं। ये देखिए, अब नेक्स्ट लाइन में आया, रोल नंबर 1 दिस एंड नेम इज दिस, ओके, एंड ईमेल इज दिस। तो इस तरह से अब आप फेच कर सकते हो। तो गाइस, अब रोल नंबर क्या आ रहा है, ऑब्जेक्ट आ रहा है, क्योंकि इसके बेसिस पे तो हमने डाटा को फेच किया था। ओके। तो ये आपकी क्या है, नेम्ड बाइंडिंग, नेम्ड पैरामीटर बाइंडिंग, जो मैं आपको बता रहा था कि अगर रन टाइम पे आपको बाइंडिंग कैसे करनी हो, आपको ये कोलन लिखना होगा। इसी तरह हाइबरनेट पैरामीटर बाइंडिंग होती है। अब पैरामीटर बाइंडिंग की जगह क्या आ जाता है, क्वेश्चन मार्क आ जाता है। वहां पर क्या आता था, कोलन आता था, यहाँ पर क्या आता है, क्वेश्चन मार्क आता है। आपको जितने एट्रीब्यूट आपको फेच करने हैं, आप उतने क्वेश्चन मार्क लिखेंगे। एंड उसी सीक्वेंस में आप क्यूरी डॉट 0 1 इसी पैरामीटर में आप उन चीज़ों को
फेच करेंगे। मैं सेकंड आपको पैरामीटर दिखा रहा हूँ, हाइबरनेट पैरामीटर बाइंडिंग। इट्स यूज मार्क क्वेश्चन मार्क टू डिफाइन नेम्ड पैरामीटर एंड यू हैव टू सेट योर पैरामीटर अकॉर्डिंग टू द पोजीशन। जिस पोजीशन में आपने इन एट्रीब्यूट को मेंशन किया है, जैसे पहले कोर्स को किया, फिर स्टूडेंट नेम को किया, उसी अकॉर्डिंग आपने इन क्यूरी को वैल्यू देनी है। जैसे फर्स्ट कॉलम 0 दे दिया, सेकंड हमने स्टूडेंट नेम था उसको 1 दे दिया, तो उसी सीक्वेंस में आपने उसको वैल्यू देनी है, तब ये चलेगा। ओके, तो मैं इस चीज़ को हम क्या कर रहे हैं, एग्जीक्यूट कर रहे हैं। मैंने यहाँ पर क्या लिखा, फ्रॉम यूजर यू वेर यू, यहाँ पर इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, यू इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क कर देता हूँ मैं, ये क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पर सेट पैरामीटर की जगह क्या आएगा, सेट पैरामीटर की जगह हम क्या लिखेंगे, सेट स्ट्रिंग। देखिए जब आप सेट पैरामीटर लिखते हो तो आपको डेटा टाइप देने की जरूरत नहीं पड़ती, वो अपने आप फेच कर देता है। अदरवाइज अब जिस स्ट्रिंग टाइप का है, रोल नंबर है, तो मैं यहाँ पे सेट इंट लिखूंगा या स्ट्रिंग लिखूंगा अगर स्ट्रिंग का होता, तो इस केस में भी ये चलेगा, सेट पैरामीटर दोनों केसेस में चलता है। ओके, तो यहाँ पर हमने क्या लिखा, यहाँ पर हमने दे दिया पोजीशन। पोजीशन अब क्या है, 0 है ना। अब 0 देखो डायरेक्ट है, इसको कोई आपने स्ट्रिंग में भी नहीं देना, मैंने यहाँ पर 0 लिख दिया कि यही मेरा एक पैरामीटर है। ओके, तो अगर एक से ज़्यादा होते तो वो भी फेच हो जाता। अब मैं इसको फिर से रन करने जा रहा हूँ, लेट्स सी, एंटर रोल नंबर, मैंने अब 2 कर दिया 1 की जगह, सबमिट किया। ये देखिएगा इसने भी डाटा आपको फेच कर दिया सेकंड रिकॉर्ड। तो गाइस ये आपकी क्या थी, नेम्ड पैरामीटर बाइंडिंग। सॉरी, 2 टाइप की होती है, पोजीशनल पैरामीटर थी हमारी, इससे पहले हमने की थी नेम्ड पैरामीटर बाइंडिंग। तो रन टाइम पे अगर आपने वैल्यू को फेच करना हो, इन दोनों बाइंडिंग के थ्रू आप फेच कर सकते हो, लेकिन जो ज़्यादातर यूज होती है, मोस्टली यूज होती है, वो होती है नेम्ड पैरामीटर बाइंडिंग, जिसमें हम कोलन को डिफाइन करते हैं। तो आई गेस ये आपको क्लियर हो गया होगा।